नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ज्योमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी एग्जाम के लिए। और ज्योमेट्री में काम करना इतना मुश्किल नहीं है जितना काफ़ी सारे बच्चों को लगता है, प्रोवाइडेड आपको कुछ एक चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ है प्रॉपर्टीज। कोई एक भी छूटनी नहीं चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई एक भी। पहली बात ये ध्यान रखें कि ज्योमेट्री के अंदर प्रॉपर्टीज बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, फिर आता है उसका एप्लीकेशन पार्ट, प्रॉपर्टीज एंड इट्स एप्लीकेशन। और उसके एप्लीकेशन पे ही पूरी ज्योमेट्री है। ठीक है, आप में से काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ज्योमेट्री में शॉर्टकट नहीं हो सकता। आप में से काफी सारे बच्चों को ये लगता है कि ज्योमेट्री में तो पूरा ही बनाना पड़ेगा। तो ये जो क्लास है ये आपके इस भ्रम को गलत साबित करेगी। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप ये देखेंगे कि ज्योमेट्री में अगर हमें प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है, उस पर बहुत अच्छे से कमांड कर रखी है, तो कई सारे क्वेश्चन आप बिना पेन के भी कर सकते हैं। कई क्वेश्चन में डायग्राम आप दिमाग में भी बना सकते हैं। तो वो सारा पार्ट हम अपना इसमें देखने वाले हैं। आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि ज्योमेट्री को सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ज्योमेट्री पे बेस आपका आगे भी रहेगा। मेंसुरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, और ज्योमेट्री का एक अच्छा खासा वेटेज है आपके सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, तो हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज और उसके एप्लीकेशन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ के साथ रेंज रेंज यानी जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उन सबको भी हम यहाँ कवर करने वाले हैं। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कैट लेवल तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्लास में। ठीक है, और एक बात कहूं, इससे बाहर आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। पर शुरू से लेके आखिर तक सभी को ध्यान से समझना है, एक एक चीज, हर चीज को ना सीरियसली लेना है, लाइटली किसी चीज को नहीं लेना है, हर चीज को सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लगभग 500 के करीब क्वेश्चन रहेंगे इसमें, लगभग 500। ठीक है, इतने क्वेश्चन रहेंगे। और देखिए, मैं जैसे कि हर बार बोलता हूं, तैयारी करनी है एक बार। ऐसा नहीं कि हर साल आप ज्योमेट्री ही पढ़े जा रहे हैं। पढ़ पढ़ के क्या करेंगे, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना, वैसा शौक थोड़ी है कि पढ़ने का। तो एक बार के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने आपको ट्रिगो पढ़ाया है, ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया है, जैसे मैंने आपको पहले की जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं एक बार के हिसाब से पढ़ाई हैं, ये भी मैं आपको एक बारी के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबको पेशेंसली देखना है। प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, तो कोशिश ये करेंगे डेली ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज कवर करें, साथ के साथ कुछ कुछ क्वेश्चन भी लेते रहें। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये, अब देखिए, आप इसमें हिंदी इंग्लिश मत देखिएगा, आपको लिखना नहीं है कुछ भी, आपको मेरी बातें सुननी है बस। ठीक है, अब सबसे पहले ज्योमेट्री शुरू कहां से होती है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ज्योमेट्री शुरू होती है आपकी एक पॉइंट से। ठीक है, पहले पॉइंट आया, दो पॉइंट को मिलाया तो एक लाइन बन गई, दो लाइनों को मिलाया तो एक एंगल बन गया, फिर तीन लाइन को मिलाया तो एक ट्रायंगल बन गया, चार लाइन को बनाया तो क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुर्भुज। और चार से ज्यादा लाइनें मिलाई अगर आपने कैसे भी करके, तो ये क्या बन गया, पॉलीगन बन गया, बहुभुज। ठीक है, तो हम सभी चीजें पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ज्योमेट्री की जो शुरुआत है वो पॉइंट के साथ है, यानी बिंदु के साथ है। बिंदु से लाइन बनी, लाइन से एंगल बना, एंगल से ट्रायंगल बना, ट्रायंगल से क्वाड्रिलेटरल बना, आगे चार लाइन के साथ उसके आगे और भी लाइनें होती हैं तो पॉलीगन बन जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस है, अपने दिमाग में रखिए। अब मैं आता हूं पॉइंट पे। ठीक है, अब पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक ऐसी फिगर यानी ऐसी आकृति जिसके ना लेंथ होती है ना लंबाई होती है, जिसकी ना भुजा होती है, ठीक है, ना हाइट होती है, जिसकी लंबाई भुजा और हाइट आप नाप नहीं सकते, नाप नहीं सकते। पहला पॉइंट ये है, इसको आप पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। अब अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है किसी एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती हैं, कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी मर्जी लाइनें एक बिंदु से पास करा सकते हैं। एक बिंदु से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं? इनफाइनाइट मैनी। ठीक है, आप जितनी मर्जी चाहें उतनी लाइनें पास करा सकते हैं, उतनी रेखाएं पास करा सकते हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, पॉइंट पे आया हुआ है जो। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अगर दो बिंदु हैं, दो बिंदु से अधिकतम कितनी लाइनें पार कर सकती हैं? अधिकतम एक लाइन। दो बिंदु से केवल एक ही लाइन पार कर सकती है, केवल एक लाइन। एक बिंदु से इनफाइनाइट, दो बिंदु से एक लाइन। ठीक है, पॉइंट्स को, बिंदु को कोलिनियर कहा जाता है। कोलिनियर का मतलब है सरेख। सरेख का मतलब होता है एक रेखा पे हो जो। कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पे जितने पॉइंट होंगे वो सारे कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, यानी सरेख कहलाएंगे। कोप्लानर, कोप्लानर, ठीक है, यानी समतल, यानी समान तल में जो बिंदु हो उन्हें कोप्लानर कहेंगे। यानी तल क्या हो गया? एक 2D हो गया। ठीक है, इसके अंदर जितने भी बिंदु मैं बनाऊंगा वो सारी क्या होंगी? कोप्लानर होंगी। ठीक है, और अगर हमें ये कहना है कि बिंदु जो है वो सरेख नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगी, सीधी रेखा पे नहीं होंगी। तो सबसे पहले ये बिंदु के बारे में इतनी जानकारी सभी को होनी चाहिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। भाई इसके PDF की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये क्लास वाली PDF आपको मिलेगी। आप केवल ये ध्यान रखिए जो गिनती चुनती के मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या क्या बताया यहां पर ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया एक बिंदु क्या होती है जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आप नाप नहीं सकते। दूसरी चीज मैंने क्या बताई? एक बिंदु से आप जितनी मर्जी रेखाएं पार करा सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस। ठीक है, एक पॉइंट से, और दो पॉइंट से आप एक ही लाइन पार करा सकते हैं, दो पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज क्या बताई? एक ही लाइन पर अगर बहुत सारी बिंदु हैं तो उन्हें कोलिनियर बोला जाएगा। कोलिनियर यानी सरेख। ठीक है, समान रेखा पर अगर किसी प्लेन में बहुत सारे पॉइंट हैं तो समतल, कोप्लानर। को मतलब जहां भी आता है ना, को का मतलब ही कॉमन होता है। ठीक है, को लीनियर, लीनियर का मतलब है कॉमन लाइन, कॉमन लाइन पे होंगे। को प्लेनर, को प्लेनर का मतलब है कॉमन प्लेन पे होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बिंदु के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके सामने ये। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? सबसे पहले आती है हमारे पास लाइन। एक लाइन क्या होती है? एक रेखा क्या होती है? ठीक है, अब लाइन की अगर बात करें, लाइन क्या चीज होती है? ध्यान से देखिए। रेखा जो होती है उसे दोनों दिशा में जितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता। अगर आप बोले एक लाइन, एक रेखा है 5 सेंटीमीटर की, रेखा कभी 5 सेंटीमीटर की नहीं हो सकती। ठीक है, लाइन सेगमेंट होती है 5 सेंटीमीटर की, तो रेखा को आप नहीं नाप सकते। ठीक है, जब इनफाइनाइट पॉइंट इकट्ठे हो जाते हैं तो एक लाइन बन जाती है। ठीक है, जब इनफाइनाइट पॉइंट पास पास आ जाते हैं तो लाइन बन जाती है। बहुत सारे पॉइंट मिल गए तो एक लाइन बन गई, ये पॉइंट बहुत सारे बन गए,
ये क्या हुआ, लाइन बन गई, इकट्ठे हो गए बहुत सारे, ठीक है। तो एक लाइन पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट हो गए, ठीक है। इसे दोनों दिशा में कितना भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब लाइन जो है आपके चार तरीके की हो गई। एक ऐसी जो एक बिंदु से पार करे, कंकरेंट, इसको मैं आगे भी बताऊंगा। और अगली आती है पैरेलल लाइन। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर, ठीक है। दो रेखाएं समांतर हैं। अब एक चीज ध्यान रखनी है, समांतर अगर रेखा है तो उन समांतर रेखा का मतलब क्या होता है कि उन दोनों के बीच दूरी जो है वो सेम रहेगी। दो रेखाएं अगर समांतर है, समांतर जब भी है जब उनके बीच दूरी सेम रहेगी। ये ध्यान रखनी है, बेसिक बेसिक चीज है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगला आता है परपेंडिकुलर लाइन। एक लाइन अगर ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, ये 90 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। यानी एक दूसरे पे लंब बना रही हैं, जो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। फिर आती है ट्रांसवर्सल, जो इस तरीके की रेखा होती है, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं। एक और चीज क्या देखनी है आपको, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए। अगली चीज जो आपको समझनी है वो क्या है, जब दो लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं तो एक पॉइंट पे करती हैं, ठीक है। ये अगली प्रॉपर्टी हो गई। जब लाइन जो है आपकी कॉमन प्लेन पे हो तो उसे कोप्लेनर बोला जाता है, ठीक है। जब दो प्लेन, ये देखिए प्लेन बने हुए आपके सामने, प्लेन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। प्लेन क्या होता है, देखिए लाइन जो होती है आपकी वो 1D कहलाती है बेसिकली। प्लेन जो होता है आपका वो 2D कहलाता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर दो डायमेंशन है, एक एक्स बी और एक वाई बी। और जो आप 3D फिगर बोलते हैं जिसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों होता है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है। यानी यहां पर अगर आप जब क्यूब बनाते हैं इसे 3D बोला जाता है, ठीक है। तो प्लेन की तल की जब भी बात आए, यानी आप जिस भी कमरे में बैठे हैं उसकी कोई भी अगर आप दीवार देखें, चाहे वो राइट साइड की दीवार हो, चाहे वो लेफ्ट साइड की दीवार हो, चाहे वो पीछे वाली दीवार हो, चाहे वो सामने वाली दीवार हो, चाहे जमीन हो, वो सारी चीजें क्या हैं, वो सारी चीजें प्लेन है, ठीक है। यानी वो तल है, ठीक है। तो ये आपका प्लेन हो गया, यानी ये आपका तल हो गया, ठीक है। तो वो सारे क्या होते हैं, तल होते हैं। अब जैसे मैंने इस बोर्ड पे क्लास ले रहा हूँ, ये बोर्ड क्या एक दीवार पे लगा हुआ है, दीवार पूरी प्लेन है, ठीक है। इसे हम एक तल कहेंगे। अब जैसे कि तल की भी बात करी जाए तो ध्यान से समझिए, देखिए यहीं पर ही सारी चीजें समझनी है। अब जब आप एक्स वाई जेड बनाते हैं, ये कोई पक्का नहीं है कि आप एक्स वाई जेड कहाँ बनाएं, आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी बना सकते हैं। जो मैंने ये दिखाया, ये क्या है आपका, ये एक्स वाई प्लेन है, इसे आप एक्स वाई प्लेन कहेंगे क्योंकि एक्स वाई एक्सिस के बीच में है। अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला वाई और जेड के बीच वाला, तो इसे हम बोलेंगे क्या, ये आपका वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन, ठीक है। अगर वही मैं आपसे बोलूं ये वाला, ये आपका एक्स जेड प्लेन है, इसे आप एक्स जेड प्लेन कहेंगे, ठीक है। तो तीन प्लेन हो गए, तीन एक्सिस के हिसाब से। तो ये तीन तल हो गए, ठीक है। और समान तल पर बनी गई बिंदु कोलिनियर पॉइंट कहलाती है, ठीक है। बनाई गई रेखा कोलिनियर लाइन कहलाती है, कोप्लेनर लाइन कहलाती है अगर समान तल पे है, तो कोप्लेनर पॉइंट कहलाता है अगर समान तल पे है, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। ये सारी बेसिक चीजें, देखिए बेसिक एक बार बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब आपको एक चीज और देखनी है, जब भी दो तल कटते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब भी दो तल कटते हैं, मान लेते हैं एक पहला तल है ये, एक ये दूसरा तल है, तो दो तल जहां कटेंगे वो लाइन में कटेंगे, लाइन बनेगी वहां। जहां दो रेखाएं कटती हैं वहां क्या बनता है, वहां एक पॉइंट बनता है, ठीक है। और जहां दो तल कटते हैं वहां क्या बनती है, वहां एक रेखा बनती है, ठीक है। तो ये लाइन आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं रे, ठीक है। अब देखिए तीन चीज होती हैं।
पहली हो गई लाइन, इसे आप लाइन बोलते हैं, रेखा। फिर आ गई रे, किरण। अगर आपको ध्यान हो, आपने सन को ना, सन के साथ हमेशा रेस पढ़ा है, सन रेस। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि जो सन का सोर्स पॉइंट है, सोर्स पॉइंट फिक्स है, ठीक है, यानी सन कहीं नहीं जाने वाला, उसके आगे एक ही डायरेक्शन में लाइन लाइन आ रही है, यानी जो गर्मी आ रही है, लाइट आ रही है सारी। तो जहां सोर्स फिक्स हो, ये फिक्स पॉइंट है एक, और आगे ये कितनी भी आगे तक जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम रे कहेंगे, इसे हम किरण कहेंगे, ठीक है। ना मैं इंग्लिश में पढ़ रहा यहाँ पर, ना मैं हिंदी में पढ़ रहा, मैंने आपको सीधी सी बात बताई है कि रे क्या होती है और लाइन क्या होती है, और लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट होती है ये जिसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, इसका एक फिक्स पॉइंट होता है, और इसका दो फिक्स पॉइंट होते हैं। ये क्या हो गई आपकी लाइन सेगमेंट, यानी रेखाखंड, ठीक है। और ज्योमेट्री में जो आप मेजरमेंट लेते हैं, केवल इस चीज का मेजरमेंट हो सकता है, लाइन सेगमेंट का, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्योंकि फिक्स पॉइंट के साथ है, पहला किनारा भी फिक्स है, दूसरा किनारा भी फिक्स है, और मैं इसे नाप सकता हूं, इसलिए लाइन सेगमेंट कहलाता है। जो भी आप मेजरमेंट पढ़ते हैं, 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 1 किलोमीटर, जितनी भी लाइन नहीं होती, वो लाइन तो इनफाइनाइट वाली है कि आगे भी कितनी भी जा सकती है, पीछे भी कितनी भी जा सकती है। रे क्या होती है, यहां से शुरू हुई और आगे कहीं भी कितनी भी जा सकती है, ठीक है। तो अगर आपको लाइन लिखनी है, अगर मैं लिखता लाइन ए बी, तो मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं रे ए बी, तो मैं ऐसे लिखता हूं, और अगर मैं बोलता हूं लाइन सेगमेंट ए बी, तो मैं ऐसे लिखता हूं। लिखने का तरीका देखिए, ये लाइन बन गई इसके ऊपर, ये रे बन गई, ये लाइन सेगमेंट बन गई, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को तीनों चीजें क्लियर होंगी। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। ये दोबारा से रिपीट नहीं होगा भाई कभी भी, बेसिक, ठीक है। इसलिए अभी अभी कवर करते हुए चलिए पूरा पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। अब ये देखिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्लेन यानी तल क्या होता है? 2D सरफेस होता है जिसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ होती है पर थिकनेस नहीं होती। मैंने आपको बताया ही है कि ये XY प्लेन हो गया, ये XZ प्लेन हो गया, ये YZ प्लेन हो गया। यानी आप अगर घर पे बैठे हैं, आप देखें एक दीवार यहाँ पर होगी, एक दीवार पीछे होगी, और एक दीवार नीचे होगी, ठीक है, जिसे आप जमीन बोलते हैं। तो एक प्लेन ये पीछे वाला है आपके, जिसे आप XY YZ नाम कुछ भी दे सकते हैं। एक आपका ये वाला है जो राइट साइड में, एक वो है जो नीचे है। इन तीन चीजों के इस्तेमाल से आपकी पूरी ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने ये, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं एंगल्स पे, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बोला था पॉइंट से शुरू करेंगे, पॉइंट से लाइन बनेगी, और दो लाइनों से एक एंगल बनेगा। एंगल आ गया यानी कोण। जब दो लाइन सेगमेंट या रे, ठीक है, किसी समान शुरुआती बिंदु से शुरू करते हैं तो एक एंगल बनाते हैं। तो दो रे के बीच में या दो लाइन सेगमेंट के बीच में जो ये एंगल बनेगा, इसे आप एंगल बोलते हैं। जो ये पार्ट बनेगा, जितना इंक्लिनेशन बनेगा, उसे आप एंगल कहते हैं, ये एंगल हो जाता है, ठीक है। OY और OX क्या है? भुजा है एंगल की, ठीक है। O क्या है? शीर्ष है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे लाइन हमने पढ़ी, लाइन के अंदर लाइन सेगमेंट भी आ गया, रे भी आ गया। इसी तरीके से एंगल के अंदर भी आएंगी चीजें, इसी तरीके से ट्रायंगल के अंदर भी चीजें आएंगी, इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी चीजें आएंगी, इसी तरीके से पॉलीगन के अंदर भी चीजें आएंगी। तो वो सारी वैरायटी अगर आप चख लें तो आराम से मजा आ जाएगा, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं एक्यूट एंगल से, ठीक है। एक्यूट एंगल से मैं शुरू करता हूं, यानी न्यून कोण। एक्यूट एंगल यानी, एक्यूट यानी छोटा, ठीक है। 90 से छोटा आ गया तो यहां पर मैंने लिख दिया 90 से छोटा। ये एक्यूट एंगल हो गया, न्यून कोण हो गया आपका, ठीक है। एंगल जो होगा वो 90 से छोटा होगा, ठीक है। राइट एंगल यानी जो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हो गया। देखिए 90 के हिसाब से कंपैरिजन आपको करना है। 90 से छोटा, 90 के बराबर, 90 से बड़ा। 90 से जो बड़ा होगा उसे आप अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, जो इस तरीके से बनता है,
ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिव्रत कोण, ये जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, यानी ये वाला एंगल जो बना इसे आप रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है, सीधा कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण, यानी जिनका योग जो है 90 डिग्री आ जाएगा। सप्लीमेंट्री यानी θ1 प्लस θ2 जिसका 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन पे अगर बनेंगे तो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जब होगा जब 90 बनेगा, θ1 प्लस θ2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गई हमारे पास कोण की जानकारी। देखिए बेसिक ना ऐसे ही अच्छा करते होता है, आप शुरुआत से एक चेन बना लें, पॉइंट से लाइन, लाइन में लाइन रे, लाइन सेगमेंट, फिर लाइन से आ गए एंगल पे, एंगल से कहां पर आ गए आप, एक्यूट एंगल आ गए, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, फिर सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सारे एंगल के पार्ट हो गए। एंगल से जैसे आगे बढ़ेंगे हम ट्रायंगल पे आएंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, आगे आते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले है लंबवत विपरीत कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो लाइनें हैं, अब देखिए आपको ना एक चीज खास बताया था, ज्योमेट्री जब आप पढ़ रहे हैं ना, नाम वाम पे ज्यादा गौर नहीं करना कि आपने नाम लिखा था x की इक्वल टू वाई, या y यहाँ लगाया था, z यहाँ लगाया था। लॉजिक पकड़ना है। मैं पूरा ज्योमेट्री ना इसी तरीके से आपको कराऊंगा कि आप लॉजिक समझे, जैसे मैंने समझा हुआ। मैं कभी ABCD करके नहीं समझता था, मैं हमेशा ये देखता था वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या, इसके सामने ये वाला, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, इसके सामने ये वाला, तो आमने सामने वाले कोण जो होगा उन्हें वर्टिकली अपोजिट कहा जाता है, लंबवत विपरीत कहा जाता है। अगला आता है एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण। अगर आसन कोण की बात करी जाए, ध्यान से देखिए, अगर आसन कोण की बात करी जाए, एडजेसेंट एंगल यानी बराबर वाले, एडजेसेंट कौन होता है, बराबर वाला, आपके घर का एडजेसेंट घर, पड़ोसी, ठीक है। तो एडजेसेंट यानी बराबर वाले। अब ध्यान से देखिए, इसके बराबर ये हो गया, इसे एडजेसेंट एंगल कहेंगे, यानी आसन कोण की कभी भी बात हो यानी उसके बिल्कुल बगल वाला, ठीक है, जिसकी एक साइड जो होगी कॉमन हो जाएगी। जैसे कि ये θ1 है, ये θ2 है, ये साइड कॉमन हो गई, ठीक है, तो ये एडजेसेंट हो गए अगल बगल वाले। लीनियर पेयर यानी रैखिक जोड़ी, यानी ऐसे जो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, यानी जिसका योग जो होगा 180 होगा, यानी एक लाइन है, एक लाइन पे बनने वाले दो कोण, इन्हें क्या कहा जाएगा, लीनियर पेयर कहा जाएगा, ठीक है, यानी रैखिक जोड़ी कहा जाएगा, जो एक ही रेखा पर दो एंगल होंगे। एंगल ऑन वन साइड ऑफ लाइन, अब देखिए ऐसा नहीं है कि मैं इसमें ना बहुत धीरे धीरे आराम आराम से चीजों को बताता रहा हूं, इसमें आपको चीजें पता भी है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, और जितना जिसमें जरूरत है मैं केवल उतना ही बता रहा हूं। आपने देखा एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ लाइन, कोई भी अगर रेखा है, ध्यान दीजिएगा, इन दो का सम 180 था, अभी हमने लीनियर पेयर में देखा। अब जरूरी थोड़ी है एक ही लाइन हो, यहां जितनी मर्जी लाइन बना सकते हैं आप, तो यहां जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ लाइन, रेखा के एक तरफ के कोण 180 डिग्री के होंगे। एंगल्स अराउंड वन पॉइंट, अब ध्यान से देखिए, अब मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, मैंने आपसे बोला था एक बिंदु से आप जितनी मर्जी लाइनें पास करा सकते हैं, जितनी आपका मन करे, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन सब का योग, पूरा सर्कल बना रहे हैं ना ये, तो 360 डिग्री रहेगा हमेशा, चाहे जितनी मर्जी लाइन आप बना लें, चाहे इनफाइनाइट लाइन बना लें, इसका सम जो है 360 रहेगा, क्योंकि गोला जो बनता है 360 में, आधा सर्कल बनता है 180 में, ठीक है, इसलिए 180 था, ये 360 था। आगे आते हैं कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करी जाए, अगर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, ध्यान से देखिए, यानी सभी कोण ये वाला और ये वाला, ये कोरोस्पॉन्डिंग, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर एक बार और बना देता हूं मैं अलग से, इससे अलग बनाता हूं, ध्यान से देखिए,
अगर दो समांतर रेखाएं हैं ये, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये सब क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, इन्हें आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे, ठीक है। क्लास सही चल रही है, देखना एक बार। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए बेसिक लेके चलेंगे भाई, बिल्कुल जीरो से। अब मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब कमेंट भाई सबके देख रहा हूं मैं, आइए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और है, देखिए यहीं पर ही दिमाग में डालें, विपरीत कोण वाला वर्टिकली अपोजिट जो हमने कहा था वो ये हो गया, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, ठीक है, इसके सामने ये, तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे आता है एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण। बाहरी कोण कौन कौन से होंगे, जो बाहर की तरफ बनेंगे, यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इक्वल नहीं है, ये बाहरी कोण है यानी एक्सटीरियर एंगल है। अगर इंटीरियर एंगल की बात करें तो जो अंदर बनेंगे लाइनों के, इन्हें इंटीरियर एंगल कहेंगे, ठीक है। यहीं पर ही एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका एक तरफा का योग जो है वो 180 होगा। m प्लस पी एन प्लस ओ 180 लिखा है। अब आपको m प्लस पी एन प्लस ओ नहीं ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना ये कि भाई अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो ये इंटीरियर वाले जो है इनका योग जो है 180 है, ठीक है। ये इंटीरियर वाले जो है इनका जो योग है, अगर ये कुछ भी हो सकता है एक्स वाई कुछ भी, इसका योग जो है वो 180 आएगा, इसका योग जो है वो भी 180 आएगा। आगे आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, यानी वैकल्पिक आंतरिक कोण। इसी तरीके से हम ये वाला देखेंगे, इसके साथ ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर है। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पर, यानी ये Z बनेगा, ये आ गया, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बन गया, ठीक है। ये Z इस तरीके से भी बन सकता है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, ठीक है। तो मेन जो एंगल है वो आपको ध्यान ही रखने हैं। जैसे कि अब हमने क्या क्या जान लिया, ध्यान से देखिएगा। देखो भाई अगर दो रेखाएं हैं ये, अगर ये एक लाइन बना दी, पहली चीज हमें जो पता है, अब देखिए मैं रिकॉल करूंगा, कभी भी रिवीजन ना इस तरीके से किया जाता है। मैंने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, मैंने ये पढ़ा कि ये 180 होता है ना। फिर मैंने क्या पढ़ा, ये चारों का योग 360 होता है, एक लाइन के चारों ओर, ठीक है, ये पढ़ा। फिर इसके बाद मैंने क्या पढ़ा, इसके बाद मैंने पढ़ा ये कि अगर ये है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने आगे देखा, मैंने ये देखा कि भाई अगर इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री, मुझे एक्स वाई जेड से मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि भाई ये और ये बराबर होंगे ऑल्टरनेट, ये और ये बराबर होंगे ऑल्टरनेट, ठीक है। तो इससे मेरी पूरी प्रॉपर्टीज रिकॉल हो गई। जब भी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस करें इस चीज को खास ध्यान रखना। देखिए बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे जो लगातार गलती करते हैं वो ये करते हैं कि
इन चीजों पे ध्यान रखते हैं। MNOP एक्सटीरियर एंगल सर ने ये लिखवाया था, नोट्स में ये है, PDF में ये है। भाई कुछ नहीं ध्यान रखना वैसा। ज्योमेट्री में अगर कमांड बनानी है ना, हमेशा ये चीजें ध्यान रखिए। देखिए मैं कैसे करा रहा हूं, मैं ऐसे बता रहा हूं, मैं कैसे करा रहा हूं, मैं ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको एक बार चीज समझा दी, आपके दिमाग में टिक गई। आगे प्रॉपर्टीज भी हम इसी तरीके से रिवाइज करेंगे, ठीक है। यानी कोई भी मैंने लाइन खींच दी, मैंने अपने आप ही मुझे पता होना चाहिए कि भाई ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, ऑल्टरनेट अंदर वाले हो गए, इन दोनों का सम 180 हो गया, ये लीनियर पेयर हो गया एक ही लाइन पे, ये वर्टिकली अपोजिट हो गए एक दूसरे के सामने। सारी चीजें मेरे दिमाग में है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं आगे, अब मैं आता हूं त्रिभुज पे। अब असली कहानी शुरू होगी, असली कहानी शुरू होगी अब, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब मेन कहानी आती है ट्रायंगल से, ट्रायंगल से होती है शुरुआत हमारी, ठीक है। एक ट्रायंगल की अगर बात करें, एक त्रिभुज की, यदि 3 लाइनें बना दें आप, 2 लाइन से एक एंगल बन गया, 3 बना देंगे अगर, तो ये जो पूरी फिगर बनेगी, इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। अगर आप इसकी बात करें, जो पॉइंट्स हैं, इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप शीर्ष बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। अगर आप इन लाइनों की बात करें, इन लाइनों को क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं, इन्हें भुजा बोलते हैं। मैं ABBCCD इसे नहीं ध्यान रखूं तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो अंदर वाले कोण हैं, इसे क्या बोला जाता है? आंतरिक कोण बोला जाता है, ठीक है। ये आपके सामने लिखा है इंटीरियर एंगल्स। अगर आप इसे एक्सटेंड कर देते हैं, आप इसे एक्सटेंड कर देते हैं, आप इसे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया, तो ये आपके बाह्य कोण बन जाएंगे, ठीक है। यानी ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अब जो चीज ध्यान रखनी है आपको, किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग 180 होता है हमेशा, या आप इसे बोल सकते हैं पाई। दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। साथ के साथ एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखनी है। देखिए सारी प्रॉपर्टी ना ऐसे ही ध्यान रखी जाएंगी, ABCD के हिसाब से ध्यान नहीं रखने वाले हम, ठीक है, क्योंकि वो भूल जाएंगे आप। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, बाह्य कोण की क्या प्रॉपर्टी होती है? कि जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक के योग के बराबर होता है, विपरीत आंतरिक के। यानी अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो मैं लिख पाऊंगा z इक्वल टू x प्लस वाई। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं यहीं देखूं, मैं कहीं भी देख सकता हूं। मान लेते हैं मैंने एक ट्रायंगल ये बनाया, ये अगर मान लेते हैं अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा हो जाएगा। मुझे ABCDE से मतलब ही नहीं है, आपको मतलब ही नहीं रखना ABCD से। अल्फा की वैल्यू बीटा प्लस गामा आ गई, Z की वैल्यू x प्लस वाई आ गई। अब आप आगे देखें, अगर ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, ट्रायंगल को बहुत अच्छे से समझना है आप सभी को, ठीक है। आगे बात करें, अगर ट्रायंगल ये रहा, ये बना हुआ, मैं आपसे बोलता हूं, देखिए ये चीज मैंने आपको ट्रिगो में बहुत डिटेल में बताई थी, अगर ध्यान हो आपको तो। अगर ये ABC ट्रायंगल है, A शीर्ष के सामने वाली साइड A होती है, B के सामने B होती है, C के सामने C होती है, ठीक है। और अगर बात करी जाए इसकी साइड के योग की, देखिए मैंने हमेशा एक चीज बताई आपको, अगर AB की वैल्यू दे रखी है, मतलब किसकी दे रखी है? C साइड की वैल्यू दे रखी है। अगर BC की वैल्यू दे रखी है, मतलब A साइड की वैल्यू दे रखी है। अगर AC की वैल्यू दे रखी है, मतलब B साइड की वैल्यू दे रखी है। ये आपको दिमाग में रखना है, ट्रिगो में हमने बहुत डिटेल में किया है ये, ठीक है। साथ के साथ इसका अर्ध परिमाप मेरे को निकालना है, यानी सेमी पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर को इसको किससे डिनोट करते हैं? S से। S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2, ठीक है। ये इसका अर्ध परिमाप होता है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, ये है बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से।
अब मैं आगे आता हूं। अब आते हैं अलग अलग तरीके के ट्रायंगल। ठीक है, अब आते हैं अलग अलग तरीके के ट्रायंगल पे। आइए देखते हैं। सबसे पहला है स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु। मैं लिख देता हूं यहां पर। देखिए जैसे कि मैंने आपको बेस रखा है, ठीक है, उसी के हिसाब से चलना है। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैंने पॉइंट बताया सबसे पहले, पॉइंट में बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई, फिर मैं लाइन पे आया, लाइन के अंदर मैंने रे, लाइन सेगमेंट, लाइन, तीन चीज बताई। फिर मैं एंगल पे आया, एंगल पे मैंने अलग अलग चीजें बताई आपको, कौन कौन से टाइप के एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, संपूरक, पूरक कोण, ये सारी चीज हमने पढ़ी। उसके बाद हमारे ट्रायंगल पे ट्रायंगल होता क्या है। अब ये देखेंगे ट्रायंगल किस किस टाइप के होते हैं। ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो तरीके से किया गया है। आप त्रिभुज को दो तरीके से देख सकते हैं, एक उनकी भुजाओं के आधार पर, एक उनके कोण के आधार पर। दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो दोनों को ही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर, यानी सतह के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले आता है सतह के हिसाब से स्केलिन ट्रायंगल। अब देखिए बात समझिएगा, अगर एक त्रिभुज है उसकी तीन साइड है, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज की अगर तीन साइड है तो कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, तीन पॉसिबिलिटी बनती है। या तो कोई भी साइड इक्वल ना हो, ठीक है, या दो साइड इक्वल हो, या तीन साइड इक्वल हो, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक साइड इक्वल तो कुछ तुक ही नहीं बनती, इक्वल के लिए कम से कम दो साइड तो चाहिए। तो तीन पॉसिबिलिटी बनती है, या तो कोई भी साइड इक्वल ना हो, या दो साइड इक्वल हो, या तीन साइड इक्वल हो। ठीक है, इसके आधार पे तीन त्रिभुज आपके बनते हैं। जब एक भी भुजा बराबर नहीं है, विषम बाहु, तो उसको आप स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। नन ऑफ थ्री साइड्स आर इक्वल, ठीक है, यानी तीनों अगर साइड इक्वल नहीं है तो तीनों एंगल भी इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल सम द्विबाहु, द्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर है, सम का मतलब बराबर, तो दो भुजाएं अगर बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो जिसमें दो कोण बराबर होंगे उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कह देंगे। तो बी एंगल सी एंगल के बराबर होगा। आगे आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो ए बी बी सी ए सी तीनों इक्वल हो गए, तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो तीनों कोण भी आपके बराबर हो गए। तो ये हो गए तीन तरीके के त्रिभुज, किसके आधार पे, भुजा के आधार पे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। आगे आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब आते हैं कोण के आधार पे। ठीक है, अब कोण के आधार पे अगर आपको पता हो, देखिए एक त्रिभुज है, अगर ध्यान से समझिएगा, एक त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग कितना, 180। अब 180 से ज्यादा तो कोई एंगल हो ही नहीं सकता। अब बात आती है एंगल्स के क्लासिफिकेशन पे। जो हमने एंगल्स पढ़े थे, एंगल्स कैसे कैसे पढ़े थे, कोण एक्यूट वाला पढ़ा था, ऑब्ट्यूस वाला पढ़ा था, राइट वाला पढ़ा था। अब वही सेम चीज यहां लगती है। अगर न्यून कोणीय त्रिभुज की बात करें जिसमें ए बी और सी एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है, यानी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। अब राइट एंगल की बात करें तो कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और अगर बात करें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की, यानी अधिक कोणीय त्रिभुज की, तो कोई एक कोण 90 से ज्यादा होगा। अब आप कहेंगे सर दो कोण नहीं हो सकते, दो कोण कहां से होंगे 90 से ज्यादा, टोटली 180 होता है। तो ये क्या हो गया, बी एंगल जो है 90 से बड़ा होगा। ये बेसिक सी चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक। इसमें देखिए आगे दोबारा से हम रिपीट नहीं करेंगे इन चीजों को कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अब मेन प्रॉपर्टी अब शुरू हुई है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ये बेसिक पहले से क्लियर होना जरूरी है कि भाई चीजें बनी कैसे, पॉइंट से लेके ट्रायंगल कहां तक पहुंचा। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे है ये आपके सामने। अब असली मुद्दा शुरू हो रहा है। अब चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस लेना है। अब हमने चीजें जान गए। अभी तक हम ये जाने कि जो स्कूलों में सिखाया जाता था, अभी तक आप स्कूल वाली चीजें सीखे, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये स्कूलों में सिखाई तो जाती थी पर इनका एप्लीकेशन इतना ज्यादा नहीं रहा, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी सबसे खास प्रॉपर्टी है। अब ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले ये चीज जानिए, ठीक है। कोई एक त्रिभुज है अगर ए बी सी, ये आपके सामने, ठीक है। तो अगर कोई दो साइड दे रखी है तो आप तीसरी साइड के बारे में बता सकते हैं। तीसरी साइड, तीसरी भुजा बची दो भुजा के अंतर के डिफरेंस, डिफरेंस लिख देता हूं, से बड़ी होगी और बची हुई दो भुजा के योग से छोटी, सम से छोटी, ठीक है। अब देखिए ज्यादा ना टेक्निकलिटी में नहीं पढ़ना। a माइनस बी, बी माइनस सी, मुझे नहीं पता a माइनस बी, बी माइनस सी। मुझे क्या पता है आइए दिखाता हूं। मैं इसी तरीके से ध्यान रखता हूं और मैं चाहता हूं आप भी इसी तरीके से ध्यान रखें। मुझे एक्स वाई जेड से मतलब नहीं है। मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, या एक्स वाई जेड ले लेते हैं। रुक जाइए, अल्फा बीटा गामा से भी आ जाता पर आप कंफ्यूज ना हो। एक्स वाई जेड, अगर मुझे एक्स निकालनी है, तीसरी भुजा इन दोनों के अंतर से बड़ी होगी, इन दोनों के योग से छोटी होगी। अब मैं बात करता हूं y की, x और z के अंतर से बड़ी होगी और योग से छोटी होगी। अगर मैं बात करता हूं z की, x और y के अंतर से बड़ी होगी और x और y के योग से छोटी होगी। यहां पर मैं एक साइन लगा देता हूं मॉड का। मॉड का साइन इसलिए लगाया जाता है कि आंसर ये नेगेटिव भी आ सकता है। ये भी तो हो सकता है कि x बड़ा हो z छोटा हो, तो जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी हमें वो लेनी है, ठीक है, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज मैंने हिंदी में लिखी है यहाँ पर। अब मेरे को ना कभी ये देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जिंदगी में दोबारा से, ठीक है। एक बार मैंने आपको बता दिया कि तीसरी भुजा है, अन्य दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी और योग से छोटी होगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? भाई बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक इस तरीके से ही चलेगा अभी, ठीक है। नया मेरे को दिखाना भी नहीं भाई अभी, बिल्कुल भी, ठीक है। पहले बेसिक तो क्लियर कर लो। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रॉपर्टी है आपके सामने ये। अब देखिए मेरे को ए बी ए सी नहीं पता, मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि अगर ये एक त्रिभुज है, अगर कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके साथ वाले दो भुजाएं, दो कोण बराबर होंगे। अब जरूरी नहीं है कि यही भुजाएं बराबर हों, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये और ये भुजाएं बराबर हों, तो ये दो कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मुझे एबीसी याद ही नहीं रखना, ठीक है, वो लिखा हुआ जरूर है पर ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि ये चीज आगे ले जाएगी आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी पे आता हूं। मान लेते हैं एक त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा। आपने एक बात देखी कि भाई जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर हैं। अब जरूरी तो नहीं है दो भुजाएं बराबर हों, ठीक है। आप ये देखिए, जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण बड़ा होगा। ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण बड़ा होगा। देखिए एक सिंपल तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। मैंने ट्रिगो में आपको बताया है, मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन a, ठीक है। जो भुजा बड़ी होगी तो साइन एंगल बड़ा हो जाएगा, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो जो भुजा बड़ी उसके सामने वाला कोण बड़ा, ठीक है, बिल्कुल। जो भुजा बड़ी उसके सामने वाला कोण बड़ा, ये ध्यान रखना है आपको।
ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखनी, ए बी इक्वल टू ए सी लिखा था तो एंगल बी एंगल सी के बराबर था, या ए बी ए सी से बड़ा था तो ये बड़ा था ये छोटा था, नहीं, केवल ये ध्यान रखना है बस, ये जो ग्रीन में चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने साइन रूल कोसाइन रूल है। ये ट्रिगो में हमने काफी डिटेल में पढ़े हैं, अगर आपने ध्यान से देखे हो, वो बहुत सारे क्वेश्चन करें, अनलिमिटेड 500 के करीब क्वेश्चन करें ट्रिगो में। ठीक है, तो साइन रूल आ गया, साइन रूल भी मैंने आपको बताया था। अब साइन रूल कैसे ध्यान रखना है, ए बी सी, जरूरी नहीं है ए बी सी, मैं कैसे ध्यान रखता हूं, मान लेते हैं एक त्रिभुज है ये, है ना, एक त्रिभुज है ये, ठीक, मान लेते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, मुझे मतलब नहीं है ए बी सी से कुछ भी, मान लेते हैं ये क्या है, एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो मुझे ये पता है कि जो भुजा है उसके सामने वाले कोण का साइन बराबर होगा जो भुजा है उसके सामने वाले कोण का साइन बराबर होगा जो भुजा है उसके सामने वाले कोण का साइन, मुझे ये पता है। अब मुझे ये पता है ना, तो मुझे ए बी सी डी ई एफ जी एस से कुछ भी मतलब नहीं है, और ना मुझे उससे वास्ता रखना। ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप जगह जगह ना ये पहले लिखते हैं ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ये कुछ भी नहीं लिखना आपको। मैं जैसे ट्रिगो में मैंने बहुत सारी चीज सिखाई आपको, इसी तरीके से मैं ज्योमेट्री में भी बहुत यूनिक चीज आपको सिखाऊंगा, जहां आपको ये पता लग जाए कि कई बार ऐसे ही बैठे बैठे से आंसर लग जाए और ऐसे ही साइन रूल लग जाए, पर वो कब लग पाएगा जब आप चीजों को इस तरीके से समझेंगे। ऐसा नहीं है कि ए बी सी के हिसाब से ही आपको साइन रूल पता है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे आता हूं, कोसाइन रूल पे आता हूं। अब भाई जब मैंने कोसाइन रूल पढ़ाया था आपको ट्रिगो के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, और मैंने वहां पर भी आपको बताया था मेरे को ये नहीं पता, मैं इसे नहीं जानना चाहता। ठीक है, मैं नहीं जानना चाहता इसे, मैं क्या किस तरीके से ध्यान रखना चाहता हूं, आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे से किसी ने बोला कि भाई कॉस अल्फा की वैल्यू बताना क्या होगी, मैंने क्या ध्यान रख रखा है कि जिन दो भुजाओं के बीच में अल्फा बना होगा उसका स्क्वायर ऐड होगा, जिसके सामने बना होगा उसका स्क्वायर घटेगा, और जो ऐड हुआ है वो 2 के साथ नीचे आ जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने मेरे से बोला कि भाई कॉस बीटा निकालो, बीटा किसके बीच में, एक्स और जेड के बीच में, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर हो गया अपॉन 2z एक्स हो गया, ये मेरा कॉस बीटा आ गया। इसी तरीके से किसी ने बोला कॉस गामा निकालो, तो मैं हर टाइम कोई भी ट्रायंगल के अंदर साइन रूल कोसाइन रूल लगाने में परफेक्ट हो जाऊंगा अगर मैं इस तरीके से पढ़ता हूं। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। मैं ए बी सी तक ही सीमित क्यों रखूं खुद को, मेन बात ये है। ठीक है, तो साइन रूल और कोसाइन रूल को मैं इस तरीके से ध्यान रखूंगा बिना ए बी सी लिखे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, ये पूरा बेसिक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये आपके सामने एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में नहीं, सभी फिगर में 360 ही होता है, चाहे त्रिभुज हो, स्क्वायर ले लें, क्वाड्रिलेटरल ले लें, पॉलीगन ले लें, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री रहता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे मैं आऊंगा। अगली प्रॉपर्टी है आपके सामने, ये एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये अगर अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस गामा। हमेशा ध्यान रखिए प्रॉपर्टीज हमेशा ऐसे ध्यान रखनी है, ए बी सी डी के साथ नहीं रखनी है। कोई भी नाम आ सकता है, जरूरी नहीं है अल्फा बीटा गामा है, हो सकता है एग्जामिनर का मन आया, उसने क्या कर दिया, इसे हैश कर दिया, इसे क्या कर दिया एट द रेट, इसे क्या कर दिया स्टार कर दिया। तो ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन नया आ गया, क्वेश्चन तो वही है हमारा, तो हैश इक्वल्स टू स्टार प्लस हैश हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ए बी सी से आगे निकलिए, चीजों को इस तरीके से समझिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके सामने ये, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, वेयर सी इज लार्जेस्ट साइड, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है आपके सामने ये, अगर सी सबसे बड़ी भुजा है, ध्यान से समझिएगा, अगर सी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, अगर सी, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं cos c निकालता हूं, ध्यान से देखिए बिल्कुल, अगर मैं cos c निकालता हूं, cos c की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। अब तीन पॉसिबिलिटी आपके पास हैं, ध्यान से देखिएगा, तीन पॉसिबिलिटी आपके पास हैं, वो क्या, या तो cos c की वैल्यू 0 से बड़ी हो, या cos c की वैल्यू 0 से छोटी हो, या cos c की वैल्यू 0 के बराबर हो। तीन पॉसिबिलिटी है ना। आइए देख लेते हैं। अगर न्यून कोण होता है, पहला केस, अगर ग्रेटर देन 0 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये तो 0 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा आ गया किससे, सी स्क्वायर से, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी आ गई। जब न्यून कोण है, cos c पॉजिटिव कब होगा, जब न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है, 90 से छोटा होगा। अगर ये 90 के बराबर है, मान लेते हैं ये वाला केस, cos c इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। 0 कब होता है, 90 होता है जब, अगर ये 0 के बराबर है तो ये 0 आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया सी स्क्वायर के। तो ये पाइथागोरस वाली प्रॉपर्टी आ गई आपकी, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab लेस देन 0, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से तीन रिजल्ट निकले आपके लिए, वो क्या, ध्यान से देखिए सभी लोग, बिल्कुल ध्यान से समझना है सभी को। आइए देखते हैं। देखिए ये आपके सामने है, अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो ये आ गई लेस देन सी स्क्वायर, ये ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो गया, और ये आपका इतना आ गया। ध्यान से देखिए, अब मैं प्रॉपर्टी को कंपाइल कर देता हूं। तीन कोण है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, अधिक कोण, न्यून कोण और सम कोण, ठीक है। और सी सबसे बड़ी भुजा है, तो मेरे को क्या ध्यान रखना है, मुझे ये ध्यान रखना है कि सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास दो चीजें आ गई, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल के अंदर, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, पहली बात ये पूछी जाएगी आपसे, क्या बताइए त्रिभुज संभव है, तीन भुजाएं आपको दे दी, ठीक है, आपसे पूछ लिया क्या ये त्रिभुज संभव है या नहीं है। वो कैसे निकाला जाता है, डिफरेंस से बड़ी थर्ड साइड और योग से छोटी, ठीक है। इससे क्या पता लगेगा कि त्रिभुज संभव है या नहीं संभव, इससे आपको ये पता लगेगा। उसके बाद वो ये पूछ सकता है कि इनमें से तीसरी भुजा की वैल्यू क्या हो, कि ये न्यून कोणीय त्रिभुज बने या अधिक कोणीय त्रिभुज बने या सम कोणीय त्रिभुज बने। इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है, वो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ना आपकी बेसिक प्रॉपर्टी पे बनते हैं। अब बेसिक करके जाते हैं बच्चे, पर उसे इग्नोर करके चलते हैं, उन्हें लगता है हाई फाई प्रॉपर्टी करके जाए, पेपर में क्वेश्चन उन्हीं से आएगा। पर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि बेसिक पे आप क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे बन सकते हैं। आप
कहेंगे वाकई में सर सोचा नहीं था कि बेसिक पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और वो सारे क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हुए, सारे एग्जाम के आए हुए। पर होता क्या है, हम चीज़ों को लाइटली लेते हैं कि भाई जैसे आज भी कई बच्चे सोच रहे होंगे यार ये बेसिक्स की क्लास है, ये तो हमें पता है ये है। पर जो मैं एक एक बात बोल रहा हूँ ना, वो एक एक चीज़ क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगी, जब उन्हें पता लगेगा हाँ यार बताई तो थी पर हमें लगा था कि वो तो हमें पता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आते हैं। अगर ध्यान से देखिए, अब कुछ प्रॉपर्टीज की क्षेत्रफल पे, ठीक है। एक त्रिभुज है, अगर उसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, आधार को ऊंचाई से गुणा कर दो। दूसरा हीरोज फॉर्मूला होता है जो आपका ये होता है, जिसमें एस की वैल्यू ये आती है, यूज करेंगे। तीसरा हाफ ए बी साइन सी, बी सी साइन ए सी साइन बी। ये इस तरीके से याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो ये एंगल पता होना चाहिए, ये साइड पता होनी चाहिए। तो हाफ एक्स वाई साइन थीटा, वो दो साइड जिनके बीच का कोण गिवन है उससे आप एरिया निकाल सकते हैं। खत्म, आपको ये ध्यान रखना है। आपको ए बी साइन सी, बी सी साइन ए सी साइन बी याद रखने की जरूरत नहीं है। वो दो भुजाएं मिल जाए लगातार साथ साथ वाली एडजेसेंट, जिनके बीच का कोण थीटा हो, तो वहां से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हाफ ए बी साइन थीटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने ये याद करने वाली प्रॉपर्टी है। देखिए कई प्रॉपर्टी ऐसे होंगी जो आपको याद ही करनी पड़ेगी। अब मैं ये जरूर बता सकता हूं कि आप याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका मैं बता सकता हूं। देखिए एक त्रिभुज है ओ, उसके अंदर कोई बिंदु है, वहां से 3 लंब डाले गए। ठीक है, तो ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर का बराबर होगा ए स्क्वायर बी एफ स्क्वायर और सी डी स्क्वायर के। ठीक है, मैंने किस तरीके से याद रखा था, इसका स्क्वायर, इसको छोड़ के इसका स्क्वायर, इसको छोड़ के इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसको छोड़ के इसका स्क्वायर, इसको छोड़ के इसका स्क्वायर, इनका योग करेंगे तो बाकी बची वाली के स्क्वायर के योग के बराबर आ जाएगा। यानी ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहां से मैंने लंब डाला, ठीक है, अगर ये x है, ये y, ये z, ये u, ये t, ये r, तो मैंने किस तरीके से ध्यान रखा, कहीं से भी शुरू कर सकता हूं मैं। मान लेते हैं यहां से शुरू करा, z का स्क्वायर, इसको छोड़ के इसका स्क्वायर, इसको छोड़ के इसका स्क्वायर, बराबर आएगा किसके, y का स्क्वायर, इसको छोड़ के इसका स्क्वायर और इसको छोड़ के इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, पर कई चीजें आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है आपके सामने ये एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी जो आपकी जगह जगह इस्तेमाल होगी, जगह जगह इस्तेमाल होगी ये वाली प्रॉपर्टी, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी प्रॉपर्टी बाय एम जी। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, मेरा दावा है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने खुद ही निकाली, क्योंकि अपना रास्ता आसान खुद ही करना पड़ा। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इस प्रॉपर्टी को एज इट इज ध्यान रखें जैसे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, आपको पता है ये केंद्रक बनता है 2:1 में बांटता है। आप में से कई लोग ये सोचोगे सर केंद्रक क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, मैं पूरा बताऊंगा। फिलहाल हल्का सा ये ध्यान रखना है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर आप लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 2:1 में बांटती है, सभी को पता होता है, ये जिसका केंद्रक होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 है, ये 1 है, तो ये 2√3 होगा। ठीक है, साथ के साथ इसका जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, 3√3n²। अब आपको सबको ये नया लगेगा, आपको लगेगा यार ये क्या पढ़ा दिया, हमें तो ये पता था जो हाइट होती है वो √3/2a होती है और एरिया होता है √3/4a²। पर उसे सॉल्व करने के लिए ना आपको हर जगह लिखना पड़ेगा, हर जगह। अगर आपके दिमाग में ये फिट बैठ गया, इस पे बेस में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको ये लगेगा यार कुछ भी नहीं करना, एक फिगर ये दिमाग में है ना, आधी से ज़्यादा चीज अपने आप ही सॉल्व हो रही है। जैसे 90, 60 और 30 के ट्रायंगल में आपने निकाला था साइड का अनुपात, ठीक उसी तरीके से ये अनुपात है यहाँ पर। अब आप बोलेंगे n क्या है, n यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर n इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, कि 1 यूनिट का मान जो होगा वो n की वैल्यू होगी। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
और मेन बात क्या है, आप यहाँ क्या क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। आप यहाँ ये पूरा निकाल सकते हैं AD जिसकी वैल्यू 3 है। आप ये ऊपर वाला निकाल सकते हैं केवल AG जिसकी वैल्यू 2 है, जिसे आप कैपिटल R भी कहते हैं। कैपिटल R मतलब जिससे बाहर वाला सर्कल बनता है, और स्मॉल r का मतलब क्या है, जिससे अंदर वाला सर्कल बनता है। ठीक है, तो स्मॉल r ये हो गया और बाहर वाला r ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, साइड आपको पता ही है 2√3। इतनी सारी चीजें आप इससे निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, किसी ने आपसे बोला एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, इसकी आपको क्या निकालना है, आपको सारी चीजें निकालनी है। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल दिमाग लगाइए। मैंने क्या बताया था, 2, इसकी वैल्यू 2 यूनिट होती है, 2 की 6 सेंटीमीटर यानी 3 गुना, तो 1 की क्या होगी 3 हो जाएगी। इसकी क्या होगी 2√3 था, 2√3 का 3 गुना 6√3। अगर मैं पूछूं एरिया कितना होगा, एरिया मैंने बताया आपको 3√3 n²। n क्या है 1 की वैल्यू, 1 की कितनी वैल्यू है 3, तो 27√3 एरिया आ गया। यानी आप अगर देखें तो सेकंडों में पूरा ट्रायंगल सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, केवल ध्यान रखना पड़ा कि भाई ये 2 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, और ये 2√3 होता है, तो 2 का 3 गुना आ गया, ये 6, तो n की वैल्यू 6 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू जो आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, तो ये 6, ये 3, ये 6√3, एरिया 27√3, ये मेरा सीधा आंसर आ जाएगा। आपको दिखाऊंगा हर मेंस एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है, हर मेंस एग्जाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। जल्दी से, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन मैं आपको कल कराने वाला हूं, 6√3 कैसे, ध्यान से देखिए, आप इसके साथ रिलेट करिए। अगर 2 की वैल्यू 6 है तो 1 की कितनी आएगी 3, 2√3 की कितनी आएगी 6√3। सारी चीजें आपके सामने है, आपको पॉइंट तक लगाने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, आपको पॉइंट तक लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये वाली प्रॉपर्टीज हम कल करेंगे। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज हम कल करेंगे, आज के लिए हम इतनी प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, आज शुरुआत हुई है ज्योमेट्री की, धीरे धीरे करके क्लास बढ़ाएंगे, आगे न्यूमेरिकल पे जाएंगे, पर ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज हैं इतनी सारी। ठीक है, और सारी साथ लेके चलनी जरूरी है। ठीक है, साथ लेके मतलब सारी तो नहीं चल सकते, मैं ये जरूर कोशिश करूंगा पहले काफी सारी प्रॉपर्टी कराई फिर क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि इससे ये ना हो कि भाई हम प्रॉपर्टी एज ए थ्योरी की समझ के याद कर रहे हैं या क्लास अटेंड कर रहे हैं, नहीं। वो मेन बात पता है क्या है, जब मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ना, हर चीज बता रहा हूँ कि मैं इसे ऐसे ध्यान रखता था, वो चीज सबसे महत्वपूर्ण है। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टी तो आपको बुक में भी मिल जाएगी, कोई यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है। मेन है आप उसे ध्यान कैसे रखेंगे कि आप उसे भूले ना, वो तरीका मैं क्लास में लेके चल रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करने वाले हम कल की क्लास में। ठीक है, और क्वेश्चन के साथ पहले राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैं लूंगा कल की क्लास में, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो कल की क्लास में हम लेंगे, बहुत शानदार वाले। और सारे क्वेश्चन ना आपको लगेंगे एकदम शानदार, पर होंगे कैसे, बिल्कुल बेसिक पे। आप सोच भी नहीं सकते कि बेसिक पे वैसे क्वेश्चन आए होंगे, पर वो मेंस के, CDS के, ऐसे एग्जाम्स के क्वेश्चन है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।